हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। तो देखिए आज क्या मिलता है हम लोगों को प्रसाद के रूप में। जो भी मिले प्रेम पूर्वक ग्रहण करें, ठीक है। आज थोड़ा सा स्पिरिचुअल डायलॉग चल रहा है, स्पिरिचुअल। सो गाइस आइए विल सी व्हाट डू वी हैव टुडे, ठीक है। सो you must have heard of, you must have studied about parliamentary privileges. So these privileges, these special rights, immunities, are they just available to MPs or more one? क्या ये केवल MPs के लिए अवेलेबल है, क्या फिर उनके अलावा अदर देन MPs दे आर अवेलेबल टू, मतलब सिंपली हु ऑल आर द बेनिफिशियरीज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कौन कौन है बेनिफिशियरीज। सो ये MP को तो अवेलेबल है ही, MP को तो ये अवेलेबल है ही, उसके अलावा अटॉर्नी जनरल को भी है, बिकॉज वी नो दैट अटॉर्नी जनरल अटेंड्स the meetings, proceedings of the parliament as well as the parliamentary committees of which it is a member of. And president के पास भी है, ठीक है। president भी enjoy करता है parliamentary privileges को, although president also has presidential privileges, ठीक है। president के पास presidential privileges तो हैं ही, उसके अलावा when president act as a part of the parliament, we know that the president is an integral part of the parliament, it also has some legislative power. तो इसीलिए president भी enjoy करता है parliamentary privileges. and the house itself, जो house है उनको भी है parliamentary privileges. so मतलब कि MP के अलावा भी other beneficiaries हैं who are enjoying, who have been enjoying this special immunities. See about MPs, and we know that which article it is it it is article 105. One thing that we need to know कि no MPs shall be liable, no MPs shall be liable to, no MPs shall be liable to any court proceedings for, no MPs shall be liable to any court proceedings for anything said, in the parliament. MPs कुछ भी बोला हो पार्लियामेंट में, उसके लिए उसको कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता अपने टर्म में, ठीक है। कुछ भी बोले भाई, किसी को भी गरिया दे MP पार्लियामेंट में, चाहे वो कोर्ट को भी क्यों ना गरिया दे, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कुछ भी बोल दे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, एट द फ्लोर ऑफ द हाउस, ही कैन नॉट बी टेकन, हिज स्पीच कैन नॉट बी टेकन एज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूप में या डिफेमेशन के रूप में। आप उसको MP के खिलाफ कुछ केस वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द MP फॉर द स्पीच मेड इन द हाउस, समझ रहे हो ना बात को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा, डिफेमेशन नहीं लगेगा, कैसा भी बयानबाजी की गई हो MP के द्वारा हाउस के अंदर, ठीक है। ऐसे समझ लो बस। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। अब इससे क्या होगा कि देखो आपने इसको पढ़ा है, तो इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, तो उस एप्लीकेशंस पर क्वेश्चंस आएंगे। बोलेगा कि MP को क्या कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, मतलब कि कोर्ट में ले जाया जा सकता है क्या, नहीं ले जाया जा सकता है,
डिफेमेशन के केस में उठाया जा सकता है कि एमपी को स्पीच दिया कुछ पार्लियामेंट में, लोकसभा में कुछ ऐसा स्पीच दिया जिसमें कि किसी को डिफेम कर दिया गया, तो क्या उस बेसिस पर अपील किया जा सकता है, उसके इसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। तो बस इसी आर्टिकल की वजह से, क्योंकि नो एमपी शैल बी लायबल टू एनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉर एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट, एनी कोर्ट, देख रहे हो ना, एनी तो यही है, ठीक है। एक चीज़ ये समझ लिया। एंड व्हाट एल्स? Okay guys, one more thing that we need to know about MP, कि MP जो है भाई साहब, इनको सिविल केसेस में he has the privileges, means he cannot be arrested or detained under civil law. सिविल केसेस में इनको डिटेन्ड नहीं किया जा सकता है, एंड देयर द टाइम पीरियड दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट टाइम पीरियड इज कि ड्यूरिंग दिस सेशन और सेशन के 40 दिन बाद तक और सेशन से 40 दिन पहले तक, ठीक है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में, इन दिस होल ड्यूरेशन, MPs cannot be arrested, cannot be detained under civil law. इस ड्यूरेशन में MP को अरेस्ट डिटेन नहीं किया जा सकता है सिविल लॉ के अंदर, बट he can be detained, he can be arrested under क्रिमिनल लॉ। लेकिन क्रिमिनल लॉ में इनको अरेस्ट किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में भी, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में भी इनको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन सिविल लॉ में इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। तो मतलब अगर ऐसा बोले कि MPs कैन नॉट बी अरेस्टेड फॉर क्रिमिनल लॉ, कैन नॉट बी अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो वो सब गलत है। केवल सिविल लॉ के अंदर, वो भी इस ड्यूरेशन में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसे तो बहुत कुछ है, देयर आर सो मेनी प्रोविजंस अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बट फॉर टाइम बिंग दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू दिस मस्ट बी इन द न्यूज़ में होगा तो ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। And one more no, the next concept is neobank. So you can say that कि ये आपको recent news का है। neobank के बारे में आपने सुना होगा, it is entirely online digital bank, ठीक है, entirely online digital bank। ऑनलाइन डिजिटल बैंक है, विदाउट एनी फिजिकल ब्रांचेस। पेड़ वाला ब्रांच नहीं भाई, बैंक का जो अलग अलग ब्रांच होता है, SBI बैंक के जो अलग अलग ब्रांचेस है, तो नियो बैंक का कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है, कहीं भी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं दिखेगा। ये कंप्लीटली ऑनलाइन है, डिजिटल बैंक है। नया कॉन्सेप्ट है, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है। इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई रेगुलेशन वगैरह नहीं आया है। नो सच रेगुलेशन हैव बीन मेड अराउंड दिस। अगर आपको बोलेगा क्या ये RBI के डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो नहीं। क्या ये गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो नहीं। तो भाई अभी किसी के ये कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सच रेगुलेशन हैव बीन मेड। कोई रेगुलेशन वगैरह इसके रिगार्डिंग अभी कुछ नहीं बनना, कोई लॉ, कोई रेगुलेशन, नथिंग हैज़ बीन मेड, ठीक है, नथिंग हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। तो दैट्स वाई यू कैन से दैट कि अभी ये ना ही डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, ना ही किसी तरीके का लोन लैंडिंग करता, ना ही ये लैंडिंग करता है, ना ही ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। न्यू बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड नीदर ऑफर एनी काइंड ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर। तो अभी करता क्या ये
काइंड ऑफ जो भी ट्रेडिशनल बैंक है उससे वो अटैच है, उसका एक तरीके से ऑनलाइन फंक्शन, मतलब कि व्हाट कैन यू से, मतलब कि ऑनलाइन कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहा अपने कस्टमर को, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल बैंक। वो अभी कस्टमर्स प्रोवाइड कर रहा है कि कस्टमर अपना देख सकते हैं सारा कुछ कि क्या उनका सिबिल स्कोर है एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें से इट इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, फिलहाल आप इतना जान लें। तो जैसे ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन रहा है ना इंटायरली ऑनलाइन, तो एग्ज़ाम में देख के लगेगा क्या केवल ऑनलाइन, ऑफलाइन क्यों नहीं होगा? तो हाँ भाई ये केवल ऑनलाइन है। ठीक है, नियो बैंक एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, दैट्स वाई आई थॉट कि लेट मी हाईलाइट दिस, एग्ज़ाम टाइम में ना लगे कि एक्सट्रीम है तो चलो गलत कर देते हैं, वैसी कोई बात नहीं। अच्छा, वन मोर थिंग अबाउट प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो, उनके लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या क्या नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, these are the few offices which do not come under the office of profit. Means if you hold such position, so you are eligible to fight the election, you are eligible to contest the election for the presidential and vice presidential post, and then after when you get elected, when you get appointed to that post, then after you will resign and जहाँ भी आप थे where vacancy would be created as such. ठीक है, but had it been office of profit, then in that case सबसे पहले उस बंदे को first he would have to resign and then he is eligible, then he would be eligible to contest the election. तो ये है मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का फंडा, कि जैसे मान के चलो क्या क्या नहीं है पहले वो देख लेते हम लोग। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट का पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, गवर्नर का पोस्ट भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन लेवल पर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट लेवल पर, ये दीज आर नॉट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सो गाइज अब आप लोग देख सकते हो, कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कोई एक एमपी है, एमपी नहीं है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर है, कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर है, अगर उसको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए लड़ना है, इलेक्शन में खड़ा होना है, तो वो हो सकता है वो बन गया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो उसके बाद उसको उस मिनिस्टर के पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये नियम है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर नहीं है। सपोज़ कि अगर ये मिनिस्टर का पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, देन इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, तब क्या होता कि पहले उस मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता एंड देन ही विल बी एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तभी वो प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए कैंडिडेट बनने के लायक था। पहले उसको रिज़ाइन करना पड़ता मिनिस्टर के पोस्ट से, फिर वो इलेक्शन लड़ता अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता तो, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा नहीं है, दीज आर नहीं है वाला, चाहे प्रेसिडेंट हो वाइस प्रेसिडेंट हो। तो एकदम ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, और गाइस और कुछ देख ले क्या, एक चीज़ और देख लो, जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए वी हैव रेड अबाउट आर्टिकल 61 impeachment. So कॉन्स्टिट्यूशन में इट हैज़ बीन मेंशन्ड कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is one of the grounds based upon which president can be impeached, president can be removed after जो भी प्रोसीजर्स है वो फॉलो होने के बाद। तो इट कुड बी वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिमूवल फॉर द प्रेसिडेंट। इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के लिए, बट द सेम थिंग
वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेंशन नहीं है। ये ग्राउंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अगर वो वायलेट करेंगे तो उनको तो हटाया जाएगा ही, लेकिन क्या ये बात वाइस प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? तो नहीं लिखा गया, ये ध्यान रखिएगा। इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन दैट कि एज पर दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्यों नहीं समझ पाओगे? मैं सब कुछ समझ में आएगा। और बताओ। वन मोर पॉइंट, वी हैव स्टडीड अबाउट प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के बारे में हमने एक चीज़ और पढ़ा है कि क्या पढ़ा है बताओ, कि द आउटगोइंग प्रेसिडेंट will remain in the office until the incoming president will get elected to the post, will get elected to the presidential post. तो it will वो तब तक प्रेसिडेंट रहेगा, आउटगोइंग प्रेसिडेंट तब तक प्रेसिडेंट रहेगा जब तक कि इनकमिंग प्रेसिडेंट आ ना जाए अपने प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे, तो तब तक रहेगा। समझ में? एज मतलब कि यू कैन से इट इन अ वे कि the president who is going to be जो कि who is resigned from his post, या फिर vacancy would be created because of some reason, तो he would be the acting president until as soon as the next upcoming president would take the post of the president, full-fledged permanent president, जब तक ना बन जाए। तो मतलब ये है जैसे कि ये मान के चलो ये प्रेसिडेंट का पोस्ट है, तो इससे एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट, अभी जो प्रेसिडेंट जाने वाला है, टाटा बाय बाय करने वाला है प्रेसिडेंट, ठीक है, एक जाने वाला है, और एक प्रेसिडेंट अभी आने वाला है, ठीक है, आने वाला है इनकमिंग प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट जब तक ये आना जाए तब तक ये आपको एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जब तक ये आना जाए इस पोस्ट पर तब तक ये रहेगा। जैसे ही ये आ जाएगा तब ये हट जाएगा। ठीक है, तब ये बॉर्डर तक ये है, यहाँ तक कुछ दिनों तक। जैसे ही ये प्रेसिडेंट का पोस्ट पे आ गया फिर ये फिर हट गया, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में यही एक्ट करता। लेकिन इस तरीके का प्रोविज़न वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि एक इस तरीके का प्रोविज़न वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेंशन नहीं है। यू कैन से दैट कि वाइस प्रेसिडेंट जा रहा है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट आएगा तो यही वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, तो ये सब नहीं है भाई, ये सब नहीं है इसके लिए। मतलब यहाँ पर वैकेंसी वुड बी क्रिएटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वैकेंसी कुछ लंबे समय तक के लिए क्रिएट हो सकता है वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट पर। ठीक है, मतलब इंटररेग्नम का एक पीरियड क्रिएट हो सकता है, बिटवीन विच वैकेंसी वाला पीरियड जहाँ पर कुछ भी नहीं है, पोस्ट खाली है, समझ रहे हो ना। इंटररेग्नम वाला पीरियड क्रिएट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट के केस में। लेकिन प्रेसिडेंट द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ आवर कंट्री, आप उसके पोस्ट पर इंटररेग्नम कैसे क्रिएट कर सकते हो? वो वैकेंसी कैसे आप क्रिएट कर सकते हो? भाई आपके देश का मेन मुखिया, संवैधानिक जो हेड है, अब वहाँ पे कोई वैकेंट सीट खाली है, सही क्या? इज इट द राइट थिंग फॉर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया? कि ये सही बात है कि प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है? एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं होना चाहिए भाई। तो इसीलिए इस तरीके का प्रोविज़न प्रेसिडेंट के लिए है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। ठीक है, सो टू अवॉइड सच इंटररेग्नम पीरियड दिस प्रोविज़न has been made for the president deliberately in the constitution, मतलब it has been deliberately thought by our constitution makers like B.R. Ambedkar and all that, but इस तरीके के बारे में such things have not been maybe thought regarding vice president। ठीक है, चलिए the last one more concept regarding the what you can say, हाँ साइंस के रिगार्डिंग। यू नो अबाउट घोस्ट पार्टिकल?
हम लोगों को तो ये तो पता है कि गॉड्स पार्टिकल क्या है, गॉड्स पार्टिकल के बारे में हम लोग पढ़े ही हैं। हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन्स को हम लोग गॉड्स पार्टिकल बोलते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स मास टू द मटेरियल, टू एवरी एटम, सब एटम। मटेरियल को मास कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो दिस हिग्स बोसॉन पार्टिकल विच इज ऑल्सो नोन एज गॉड्स पार्टिकल, ठीक है। तो वो मास प्रोवाइड कर रहा है। ये घोस्ट पार्टिकल ये क्या है भाई? तो न्यूट्रिनो को हम लोग घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिनो हैज बीन कॉल्ड एज घोस्ट पार्टिकल, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट इजीली डिटेक्टेबल, क्योंकि इसको हम लोग आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप मान के चलो अब जैसे भूत प्रेत आत्मा, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं कि आपके आसपास है कि नहीं है, क्या अभी आपके रूम पर है जो आप वीडियो देख रहे हो सकता हो, लेकिन आप नहीं देख सकते हो आसपास, तो ठीक है। तो ये इजीली डिटेक्टेबल नहीं है। हाउ कैन यू से दैट? कि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं न्यूट्रिनो को, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है। अगर डिफ्लेक्ट होता देन इट वुड हैव बीन डिटेक्टेबल, लेकिन ये डिफ्लेक्शन शो कर ही नहीं रहा है। चाहे मैग्नेटिक फील्ड में रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ना ही ये आपको स्कैटरिंग शो कर रहा है, ना ही ये आपको स्कैटर्ड हो रहा है, इजीली रूप से स्कैटर्ड नहीं हो रहा, ना ही कहीं पे ये एब्जॉर्ब हो रहा है, किसी सब्सटेंस में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ न्यूट्रिनो है। तो इसीलिए ये इसको घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं। अब मान के चलो तुमको लिख दिया न्यूट्रिनो ही घोस्ट पार्टिकल है एंड इट इज़ ईजिली डिटेक्टेबल इन द मैग्नेटिक फील्ड, it gets deflected easily in the when we put it into the magnetic field, it gets easily deflected, it is scattered in the atmosphere। तो भाई कॉन्ट्राडिक्टरी बन जा रहा है ना, इस चीज़ को समझ रहे हो ना? तो फिर उसको घोस्ट क्यों बोलते हैं जब इजीली डिटेक्टेबल हो जा रहा है? तो ठीक है। और जनरली वी हैव स्टडी 3 तरह के न्यूट्रिनो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है, एक मुआन या कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, मुआन करके होता है, मुआन न्यूट्रिनो। एक होता है ताऊ न्यूट्रिनो। यू कैन कंफर्म दीज टर्म्स बाय गूगलिंग, सिंपली गूगलिंग द टर्म्स, 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिनो, यू विल गेट द नेम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, मुआन एंड ताऊ न्यूट्रिनो। बट देयर हैव बीन वन एक्सपेरिमेंट which is known as SAGE experiment, and SAGE experiment, so from its name itself you can easily identify कि ये बोल रहा है कि सोवियत and America, so it's a combined research project held by Soviet Union, that is रूस and America, ठीक है। और इसी SAGE experiment को हम लोग बेस्ट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, इसका भी कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है, आप देख लो, तो एक ही बात है। तो जब ये सेज एक्सपेरिमेंट बेस्ट एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इससे अपने को एक फोर्थ टाइप का एक आपको स्टेराइल न्यूट्रिनो मिला, ठीक है, स्टेराइल न्यूट्रिनो मिला। ये कैसे मिला? कि जो चार्ज्ड करंट है उसमें जो डिस्क्रिपेंसी शो हुआ, डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंस जो शो हुआ, जो अब कैसे डिफरेंस शो होगा बताओ? कि यू हैव एक्सपेक्टेड समथिंग, आपने एक्सपेक्ट करा, इस सिंपल लेमैन टर्म में समझो, एग्जाम्पल मे बी वॉट एवर एग्जाम्पल्स दैट आई एम गोइंग टू टेक, आई एम गोइंग टू से इट माइट नॉट बी करेक्ट, आई एक्सेप्ट इट। मान के चलो करंट तुमको 2 एम्पियर आना चाहिए था, आपने ये एक्सपेक्ट करा, लेकिन ऑब्जर्व जब करा तो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया 3 एम्पियर आ रहा, तो देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ 1 एम्पियर, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन विच इट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज, इट हैज़ बिन मतलब आइडेंटिफाइड कि वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट कि स्टेराइल न्यूट्रिनो करके कुछ है। तो इस तरीके से सेज एक्सपेरिमेंट बेस्ट एक्सपेरिमेंट में हुआ ये स्टेराइल न्यूट्रिनो, ठीक है। तो पहले 3 था, तो इसी को फ्लेवर भी बोल देते हैं। तो
तो ये मतलब इतना डिटेल में वी डोंट नीड टू नो अबाउट इट, बट हाँ न्यूट्रिनो क्या है, सेज एक्सपेरिमेंट, बेस्ट एक्सपेरिमेंट, बट ठीक है इतना काफ़ी रहता है। ठीक है, हाँ लेकिन एक बार आप सुन लिए, समझ लिए, तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, सो गाइज आई थिंक वीडियो गेट्स लॉन्गर एंड रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। These few concepts that we need to know. So just let's just recap what we have read today, what we have studied, what I have shared with you guys today. What is the first topic of the day? क्या था पहला टॉपिक, क्या था? The first topic would be किस चीज़ के रिगार्डिंग था? हाँ, parliamentary privileges. Just recap in your mind. तुरंत रिकैप करो कि एमपी के अलावा भी अदर बेनिफिशियरीज थे, केवल सिविल लॉ में, क्रिमिनल एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह में दे कैन बी डिटेन्ड। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखो। एंड द नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? नेक्स्ट टॉपिक क्या था यार? अच्छा हाँ, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रिगार्डिंग नियो बैंक। इट्स ए करंट टॉपिक। नियो बैंक आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, इंटायरली ऑनलाइन है, बस इतना दिमाग में रखो। एंड थर्ड की प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन कौन सा नहीं है, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन सेंट्रल लेवल पर, यूनियन लेवल एंड स्टेट लेवल पर, ये सब इसके लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, बस इतना याद रखो। एंड द लास्ट वन इज अबाउट न्यूट्रिनो हमारा ये घोस्ट पार्टिकल है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेज एक्सपेरिमेंट, बेस्ट एक्सपेरिमेंट को देखा कि वहाँ पर एक फोर्थ काइंड का न्यूट्रिनो मिला हमारे को, दैट इज़ नोन एज स्टेराइल न्यूट्रिनो एंड ऑल दैट। ठीक है, लिख लो स्टेज एक्सपेरिमेंट, बेस्ट एक्सपेरिमेंट, तो ये न्यूट्रिनो से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। सो दीज आर द थिंग्स। एक बार रिकैप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जस्ट मतलब सिंक्राइज हो जाता है आपके माइंड में, एक बार रह जाता है, तो व्हेन यू सी द थिंग्स रिगार्डिंग इट मल्टीपल टाइम्स इट गेट्स stuck to your mind and then it would be produced in the paper, and we can also produce the same thing in our mains. For that we have to develop another kind of a skill, वो भी करके हम लोग फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोगों को इस पे प्रीलिम्स पे we should focus more on. So let's end our today's session here only. I hope you like this session. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat.